हाँ जी। जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट्स, आई नो इट वेरी वेल। आप सभी के जहन में एक सवाल ये होगा कि भैया ऐसे ये वाले सेशन में क्या खास है। ये जो एनडीए पॉलिटी का सेशन है इसमें आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आई नो इट वेरी वेल यार, ये वाला क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में होगा। यहाँ वीडियो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वाला सेशन जिसमें हम लोग एनडीए पॉलिटी को एकदम बढ़िया तरीके से इंस्टेंटेनियसली रिवाइज करने वाले हैं और जिसमें सारे के सारे जो मैं आप सभी को पॉलिटी के पॉइंटर्स बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली ये जो कोना है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हमारा वीडियो चलता है, इस कोने वाले में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने लिख रखी है क्योंकि यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, ताकि बच्चे को मज़ा आए रिवाइज करने में सारी की सारी चीज़ें। इसलिए यहाँ पर ये वाला एरिया भी कवर हो, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना वीडियो नहीं लगाया। बाकी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू ऐड ऑन माई वीडियो एज वेल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिखने का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं यार, एकदम इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, एकदम इंस्टेंटली। ठीक है, एकदम क्विकली। ठीक है, और एकदम मजेदार तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंटर्स ऑफ एनडीए पॉलिटी। ठीक है, एनडीए पॉलिटी के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंटर्स हैं ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी वो तो डेफिनेटली ये वाला सेशन देख रहा है मेरा। ठीक है, मगर जिसने पॉलिटी पढ़ भी रखी है ऑलरेडी, ठीक है, वो भी यहाँ से जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो यहाँ से रिकैप कर सकता है बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। यदि ये सेशन आप सभी को एकदम बढ़िया लगता है, ये जो सीरीज अभी अपन चला रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटी, यहाँ पर तो एकदम बढ़िया तरीके से आप सभी का रिविजन होने वाला है। यदि आप सभी को ये वाली सीरीज बढ़िया लगती है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ यार। ठीक है, लगे तो कर देना सब्सक्राइब, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारी सभी की स्क्रीन के ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बढ़िया तरीके से आप कॉपी पेन बाद में लिख लेना। ठीक है, बाद में अपने नोट्स वगैरह बना लेना, अभी सिर्फ मेरे को सुनो। ठीक है, एज अ एकदम बढ़िया तरीके से एज अ सॉन्ग कर लो या फिर एज अ ऑडियो पॉडकास्ट कर लो। ठीक है, आपको मेरे को बस बढ़िया तरीके से सुनना है और इन नोट्स की तरफ देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम बारीकी से। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर करने वाले हैं और एकदम जल्दी से। ठीक है, मेरे को पता है आपके पास समय कम है और आपको भी पता है मेरे पास भी समय कम है, तो बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पहला टॉपिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है यार, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, हमारे देश का संविधान। ठीक है, क्योंकि सबसे सुप्रीम है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अवर लैंड। ठीक है, देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। ठीक है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, देश के हिसाब से संविधान नहीं चलता है। आप सभी को पता होगा जो सारे के सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, बेसिकली वो देश को नहीं चलाते हैं, चलाता कौन है, संविधान। एक संविधान ऐसी चीज है जिसने हम सभी को जोड़कर रखा है। ये संविधान ऐसी चीज है जिसने हम सभी को हमारे दायरे में रख रखा है। ये संविधान ऐसी चीज है जिसने हर एक इंसान को, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो, सभी को जुरिस्डिक्शन दे रखा है, मतलब लिमिट दे रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ताकि जितने भी राइट्स यहाँ पर लोगों को मिले हैं, ठीक है, उन सभी का यूज करें और उनका उल्लंघन ना करें या फिर उनका मिसयूज ना करें। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़नी चाहिए। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों से बनती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अभी आगे अपन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगर डेमोक्रेसी क्यों है, ठीक है, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के सिस्टम होते हैं। देखिए कई सारे सिस्टम है, जैसे एक होता है मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम क्या होता है, जिसमें राजा का बेटा राजा बन जाता है। मिलिट्री रूल, एक तरीके से पाकिस्तान में यही चल रहा है। ठीक है, या तो टेररिज्म चलेगा या तो मिलिट्री रूल, दो चीजों में से बस यही चलती है। और पॉलिटिशियंस तो ऐसा पपेट की तरह काम करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, मिलिट्री रूल मतलब सैन्य शासन। ठीक है, सेना का यहाँ पर क्या होता है, शासन होता है। अब इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। ठीक है, तानाशाही मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, उसके पास ज्यादा पावर होती है और वही यहाँ पर क्या करता है, अपनी हुकूमत जमाता है। तो ये आपको सिस्टम के बारे में पता चला होगा। तो इन सभी के, यू नो इट वेरी वेल, इतने इंटेलिजेंट आप सभी हो कि इनके डीमेरिट्स हैं। ठीक है, इन सभी के डीमेरिट्स हैं, इसलिए इसको इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है, उस टाइम पर क्या हो रहा था, इसके जब डीमेरिट थे तो पास्ट में यदि आप जाकर देखोगे, लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में एकदम कम था। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे थे, ठीक है, यहाँ पर लोगों का बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, जो कि आज हमारे नेशन में देखा जाता है डेमोक्रेसी, जहां पर लोगों का शासन है, जिसको अपन बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब ये जो निकलती है कहां से निकलती है, इट इज द पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों से सारी चीजें हैं
और हमारी कंट्री में ये जो भी डेमोक्रेसी है ये नेम शेक के लिए नहीं है, सिर्फ नाम मात्र नहीं, एक्चुअली में डेमोक्रेसी फ्लो करती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी बनी कैसे? ठीक है, देखो मैं आप सभी, डेमोक्रेसी बनी कैसे, लोगों को उनके अधिकार मिले कैसे, फंडामेंटल राइट्स मिले कैसे? ठीक है, देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मैग्ना कार्टा नाम का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही जरूरी, मतलब इतना जरूरी माना जाता है। ठीक है, याद रखना ये वाला नाम। मैग्ना कार्टा 1215 एडी में आया था। ठीक है, उस टाइम पर काफी सारी चीजें हो रही थी। एक ऐसा लेटर था, ठीक है, जिसमें कुछ राइट्स लिखे हुए थे, एक ऐसा लेटर जिसमें कुछ राइट्स लिखे हुए थे। अब ये क्यों आया? क्योंकि उस टाइम पर काफी प्रेशर था लोगों के ऊपर। ठीक है, और काफी सारी एविल एक्टिविटीज थी जो कि उस टाइम पर चल रही थी। तो उस टाइम पर, ठीक है, नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल। देन सडनली मैग्ना कार्टा केम। ठीक है, मैग्ना कार्टा आया, और मैग्ना कार्टा को क्या कहा जाता है? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का पहला संविधान। ठीक है, पहला संविधान कहा जाता है। अब मैंने मैग्ना कार्टा को इंपॉर्टेंट क्यों बोला पता है? क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोला बच्चे? इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो पार्ट 3 है, उसमें बहुत सारे पार्ट है। उसका जो पार्ट 3 है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा एंड दिस लाइन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो डेमोक्रेसी का मतलब बता दिया, मोनार्क सिस्टम, मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप बता दिया, तीसरी चीज मैंने मैग्ना कार्टा बता दी। तो 3 चीज मैंने आप सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर मेरे फेवरेट लीडर सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ बता रहा हूं। आप सभी ने एक चीज देखी होगी, ठीक है, अभी रिसेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छावा एक मूवी भी आई थी, उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड थी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पर एक शब्द निकाला था, ठीक है, जिसका नाम था स्वराज। ठीक है, स्वराज, जिसे वो काफी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, स्वराज, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली यही था कि हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में जितनी जगह भी हुकूमत है वहां पर क्या लेकर आना है? स्वराज लेकर आना है। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को लेकर आए, ठीक है, तो उस टाइम पर तो ठीक है शिवाजी महाराज ने इसके बारे में बात करी, मगर आगे चल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लीडर है, फ्रीडम फाइटर आप कह सकते हो, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मतलब कि आगे चल के आपको पता चलेगा जहां पर, ठीक है, हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारी खुद की सरकार होती है और वो सरकार को लोगों से चुना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, आगे चल के आप सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अब मेरी बात सुनिए, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। ठीक है, सबसे पहले एक स्वराज बिल आया था। ठीक है, स्वराज के बारे में बात कैसे करी? एक स्वराज बिल आया था, और ये जो स्वराज बिल है ये किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ पर बाल लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था 1895 में, जिसमें 110 आर्टिकल्स थे, जिसमें इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करी गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्वराज के बारे में कैसे यहाँ पर बात छिड़ी और कौन लेकर आया, तो ये सारी चीजें क्लियर। अब देखो, चाहूं तो मैं यहाँ पर सीधे भी आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर डायरेक्टली। ठीक है, यस, आई कैन कम हियर डायरेक्टली एंड आई कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 1934। ठीक है, कैसे करके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। तो थोड़ा सा हल्का सा अपन हिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। यहां पर क्या हुआ था? मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आया 1917 में, 1917 में मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आया, जिसमें यह कहा गया कि यहां पर हम एक ऐसी सरकार बना लेते हैं जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, और एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, और यहां पर क्या बनाई जाएगी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मगर इसको मना कर दिया गया था, हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। फिर 1919 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें ये इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई कि सरकार में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन दो। उस टाइम पर क्या था? कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ठीक है, पूरा रूल उन्हीं का था। तो यहाँ पर अब 1919 में बात करी कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इनको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चल के क्या हुआ? 1920 में यहाँ पर क्या डायरेक्ट इलेक्शन का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, 1930 में आप सभी को पता है कि रिपोर्ट आई थी। फिर उसके बेसिस पर, कौन सी रिपोर्ट? आप सभी को पता है, वो साइमन कमीशन यहाँ पर हुआ था 1928 में। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई। ये सारी की सारी चीजें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये आपने 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और यदि आपने क्लास बंक मार दी होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हो। अभी मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मैंने हिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दिया तो बच्चे फिर बोर हो जाएंगे। ठीक है, पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। ठीक है, और जो इतनी बढ़िया चीज है इसको वो इग्नोर कर देंगे। फिर ऐसी कई सारी चीज हुई। ठीक है, मैनी थिंग्स टुक प्लेस हियर।
ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें हुई। अब मेन चीज जो जिसके ऊपर हम लोग आते हैं 1934, ठीक है। 1934 में क्या सीन बैठा? 1934 एम एन रॉय, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर एम एन रॉय, ठीक है, इन्होंने एक आइडिया प्रपोज करा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, कि वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 में इस चीज को ऑफिशियली डिमांड कर दिया गया एंड यहाँ पर क्या बन गई, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर डिमांड करी गई। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम पर सबसे जो प्रोमिनेंट पार्टी थी वो कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियली कर दी गई कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए एक असेंबली की यहाँ पर मतलब डिमांड होनी चाहिए, और इसकी ऑफिशियली डिमांड करी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जस्ट एक साल बाद एम एन रॉय ने जब आइडिया प्रपोज करा उसके बाद 1935 में। 1938 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, मतलब जवाहरलाल नेहरू आए, JLN, मतलब समझ रहे हो, JLN का मतलब यहाँ पर क्या है? JLN का मतलब है बच्चे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आए और इन्होंने काय का प्रस्ताव रखा कि अब हमको काय का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। और इसके साथ हमको क्या चाहिए? एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें हर एक नागरिक जो कि 18 साल से ज्यादा है उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक। ये 1938 में आया। अब जब इतने सारी चीजें, ठीक है, इंडियंस अवेयर हो रहे थे, अपने प्रस्ताव रख रहे थे, भारत में नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी, तब एक ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर दिया 1940 में, ठीक है। और यहां पर क्या बोला कि हम ठीक है तुम्हारे आइडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर तुमको हम क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम तुम्हें स्वराज नहीं देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इसको क्या करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? रिजेक्ट कर दिया था वर्धा सेशन, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया था एज अ डेड एज अ डोर नेल। फिर आगे चल के एक क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्रिप्स मिशन। ऐसा कहा गया कि क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि यस, इंडिया कैन फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट, मगर इंडिया को जो सुरक्षा है वो कौन देगा? वो देगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन यहां पर उसको सुरक्षा देगा। और राइट टू सेकीड का मतलब ऐसा है कि कोई यदि इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, कोई भी इंडियन टेरिटरी है जो कि इंडिया का पार्ट बनना नहीं चाहते हैं, वो अलग से अपना वो बना सकते हैं। तो ये इट वाज, ठीक है, इट वाज अगेंस्ट यूनिटी, ठीक है, ये यूनिटी के खिलाफ था। और यूनिटी ही एक ऐसी चीज थी हमारे पास, एक ऐसा वेपन था जो कि हमको इंडिपेंडेंस दिला सकता था। और राइट टू सेकीड उसको क्या कर रहा था? उसको वायलेट कर रहा था। तो इसको भी हमने क्या कर दिया? इसको भी हटा दिया। फिर ऐसे करके कई सारे, ठीक है, कई सारे लालच दिए गए। कैबिनेट मिशन आया 1945 में, ठीक है, और यहां पर फिर आगे चल के कैबिनेट मिशन 1945 में आया। फिर ऐसे करके यहां पर क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव फाइनली यहां पर रखा गया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। यदि आपको बढ़िया लग रहा है इस प्रकार से पॉलिटी पढ़ना, रिवीजन करना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप सभी के लिए इतना सारा पॉलिटी पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन ने 38 देख लिया, 39 देख लिया, 34 देख लिया, 35 देख लिया और 38 देख लिया। अब सुनिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी, ठीक है। यूनियन लेवल पर ये इंपॉर्टेंट पता क्या है? सरकारी जो यूनियन लेवल है यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर नॉमिनेशन हुआ, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ। प्रिंसली स्टेट में जो लोग वोट डालने आने वाले थे वहां पर उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया कि जाओ आप जाकर वोट डालकर आ जाओ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होने वाले हैं उन्हें। और यूनियन लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। तो फाइनली ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और डिजिट कौन कौन सी? 9, 11 और 13, ठीक है, ये तीनों की तीनों दिसंबर की है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, और तीनों की तीनों डेट 1946 की है, 1946, ठीक है। तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में 211 मेंबर की मीटिंग हुई और यहां पर डॉक्टर सज्जदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है, काय का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 जो दूसरी मीटिंग हुई, पहला स्टार मतलब पहला इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मतलब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, यहां पर परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये वही है जो कि आगे चल के हमारे देश के क्या बने? प्रेसिडेंट बने ना। और 2, अब यहां पर 2 वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, किसको? एक SC और VT, ऐसे याद कर सकते हो, HC और VT, ठीक है। आपने याद करा होगा SC वर्मा, ठीक है, वैसे ही करके आप याद कर सकते हो SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ये दोनों के दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। अब फाइनली, अब आपने देखा होगा, देखो यहां पर जैसे फाइनली जवाहरलाल नेहरू आए 1938 में, उसी प्रकार से यहां पर 13 दिसंबर 1946 को दोबारा जवाहरलाल नेहरू आते हैं, ठीक है, एकदम जो लास्ट डेट होती है ना उस दिन जवाहरलाल नेहरू आते हैं सर, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू आए अपने विजन को लेकर और इन्होंने बोल दिया कि अब बनेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर, पता है तुमको, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर हमारा प्रीएम्बल बना, ठीक है। मतलब दिस इज द मॉडर्न फॉर्म प्रीएम्बल। जो अभी का जो मॉडर्न फॉर्म है ना प्रीएम्बल का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ऊपर क्या दिया था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्लस 18, ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको फाइनली पास पता 22 जनवरी 1947 को करा गया, 22 जनवरी 1947। अब एक बात मैं आप सभी को बताऊं, एक मिनट, ठीक है, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ा गई हो, ठीक है, बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है, इट विल गेट रिजॉल्व। अब भी अब मेरी आवाज़ एकदम क्लियरली आ रही होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। पार्टीशन हो गया हमारा, पार्टीशन 1947 में हुआ, ठीक है। इस पार्टीशन के पहले, ठीक है, मतलब पार्टीशन के पहले यहाँ पर कितने थे इसमें मेंबर? 389। पार्टीशन के बाद 299 मेंबर, ठीक है। पार्टीशन के बाद कम हो गए थे। 15 आर्टिकल पहले ही ऑलरेडी आ चुके थे, 15 आर्टिकल्स ऑलरेडी केम इनटू फोर्स, ठीक है, जिस लाइक आर्टिकल फॉर इलेक्शंस, सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये जो 15 आर्टिकल है ये पहले ही आ चुके थे, ठीक है, और जिसका जिक्र अभी अपन थोड़ी देर बाद भी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। यहाँ पर देखिए जिन कमेटी का यहाँ पर जिक्र करा गया, 8 यहाँ पर मेजर कमेटी थी और 13 यहाँ पर माइनर कमेटी थी, ठीक है। तो सारी की सारी कमेटी के बारे में याद करना ज़रूरी नहीं, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, लीडर कौन थे, ठीक है, विच कमेटी वॉज हेडेड बाय हुम, ये याद करना जरूरी है। तो जवाहरलाल नेहरू, आप मेनली जिन कमेटी के आगे यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन यहाँ पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक स्टेट्स कमेटी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नाउ सेकेंडली यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एक स्टीयरिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आ जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जोड़ते हैं ये लोगों को, ठीक है। इन्होंने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के इन्होंने हेड करा था। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, सारे लोग आखिरी में एडवाइस के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही पास जाते हैं, दिस इज द रियलिटी, ऐसा था। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेट के ऊपर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और कमेटी ऑन माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जेबी कृपलानी ने क्या दी थी? फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ठीक है, ओके। जितनी इंपॉर्टेंट कमेटी ये देख ली हमने। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसके बगैर पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, उस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें 7 मेंबर थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, ठीक है, जिसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 में। 7 मेंबर कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जो इसके चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर है, याद रखना। एन गोपाल स्वामी, ठीक है, अल्लादी कृष्णम स्वामी, ठीक है, अल्लादी कृष्णम स्वामी। डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। अब 2 इसमें क्या है, जैसे एन माधव राव है, ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस करा था? बी एल मित्तर को। एन माधव राव रिप्लेस्ड बी एल मित्तर, क्यों करा था? बिकॉज बी एल मित्तर ने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू इल हेल्थ, इनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर नए मेंबर कौन आए? टीटी, ठीक है, टीटी जो है, टीटी ने किसको रिप्लेस करा? डीपी को, ऐसे याद रखना। टीटी कृष्णमाचारी जो है, इन्होंने किसको रिप्लेस करा? डीपी खेतान को, क्योंकि डीपी खेतान डाइड इन 1948, ठीक है, क्लियर है। तो ये 7 मेंबर याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी, ठीक है, गोपाल, फिर अलादी कृष्ण स्वामी, ओके, ऑल राइट।
अब यहाँ पर डॉक्टर के.एम. मुंशी और एक यहाँ पर मुस्लिम भी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। अब एन माधव राव ने BL को रिप्लेस करा था, टी कृष्णस्वामी ने किसको रिप्लेस करा था, DP खेतान ने। पहला ड्राफ्ट जो इसका आया, ड्राफ्ट मतलब समझ रहे हो, मतलब पहली चीज़ जो पहला ड्राफ्ट इसका आया वो कब आया, फरवरी 1948, ठीक है। मतलब फरवरी 1948 में, मतलब कि भाई ये लो, ये है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारतीय संविधान। पहली बार जब ड्राफ्ट इसका बना इतने में, क्या तुरंत इसको अपन रूल में लेकर चले जाएंगे, नहीं भाई, चेंजेस करेंगे इसमें। सेकंड ड्राफ्ट कब आया, अक्टूबर 1948 में, और फाइनल ड्राफ्ट कब आया, 4 नवंबर 1948। मतलब इतनी बार चेंजेस करे गए। तो अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस कितने प्रपोज करे गए थे, 7653, और कितने अमेंडमेंट्स डिस्कस हुए, 2473। इनको याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस याद रखना कि 3 ड्राफ्ट हुए थे, ठीक है। बढ़िया सर, अब सुनो मेरी बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949। और मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पता क्यों हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है जो पूर्ण स्वराज है, ठीक है, पूर्ण स्वराज, और आप सभी को पता है हमारा जो रिपब्लिक डे अपन मनाते हैं, तो उसको तो वैसे ही अपन 26 जनवरी 1950 को मना रहे थे, है ना, पूर्ण स्वराज का नाम देकर। तो उसी तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, मगर इसको कब लेकर आए थे अपन, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब इसमें कितने मेंबर प्रेजेंट थे, 299 में से 284 मेंबर प्रेजेंट थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और साइन इसके ऊपर कब करा गया था, 24 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी के तो पहले ही करेंगे ना, ठीक है, 1950। आपको ऑलरेडी बता दिया 15 आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके थे, मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1949, मगर ये आया कब, 26 जनवरी 1950। ओके सर। 15 जिसमें दे वर रिलेटेड टू इलेक्शन, सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। जैसे 295 एक गाने का नाम है, इस 2 को काट के 395 आर्टिकल, ये अभी के नहीं है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पहली बार हमारा भारतीय संविधान बना था। उस टाइम पर उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगा था, ठीक है। अभी आप देखोगे 12 शेड्यूल समथिंग आपको दिखेंगे और 25 पार्ट लगभग आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। 11 सेशन हुए थे जिसमें 15 विमेन यहाँ पर पार्टिसिपेट करी थी। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इसके जो लीगल एडवाइजर थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव। HVR अय्यंगर जो थे, HVR अय्यंगर, ठीक है। अय्यर इज नॉट द सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, बट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी हैं वो कौन है, HVR अय्यंगर। प्रेम बिहारी नारायण, इतना प्यारा नाम है तो पक्की बात है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होंगे, कैलीग्राफर, इन्होंने ही लिखा था। टोटल पैसे कितने लगे थे, 64 लाख, ठीक है, 64 लाख रुपए लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने क्या प्रपोज करा था, नेशनल फ्लैग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज करा था। सारे बड़े बड़े काम जवाहरलाल नेहरू ने करे, ठीक है। 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इन्होंने क्या करा था, जो नेशनल फ्लैग है इसको प्रपोज करा था। इट वॉज डिजाइंड बाई, डिज़ाइन किसी और ने करा था, पिंगाली वेंकैया। प्रपोर्शन क्या है हमारे नेशनल फ्लैग का, 3:2, और 24 स्कोप जो स्पोक हैं वो इसके ऊपर हैं इन अशोक चक्र। नेशनल एंथम के बारे में पता होना चाहिए हमको, ठीक है। नेशनल एंथम अडॉप्ट कब करा गया था और नेशनलाइज कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, जब सारे लोग आए थे और साइन करा था उसके ऊपर, 24 जनवरी 1950। टोटल कितने स्टेंजा हैं हमारे नेशनल एंथम में, 5 स्टेंजा। कोई भी पूछेगा याद रखना 5 स्टेंजा। पहली बार कब गाया गया था, 1911 में, कैलकाटा सेशन 27 दिसंबर, और हमें कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मई 1949 में मिली थी, ठीक है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप देखोगे 3 पिलर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनका काम है फ्रेम करना, और बाई सिमिलर नेचर के हैं ये, ठीक है, दे आर ऑफ बाई सिमिलर नेचर, ये पूछ लेता है। इनका काम है लॉ को फ्रेम करना, एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है, जिसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जुडिशरी का काम है कि इसकी वर्किंग को चेक करना कि वेदर इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और नॉट, ठीक है, जिसमें आता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 1 में हमारा जो संविधान है, पार्ट 1 में कौन आती है, सारी की सारी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसमें जितने भी आर्टिकल फॉल होते हैं वो 1 से लेकर 4 तक होते हैं। पार्ट 2, ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक, इसमें सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 5 से लेकर 11। फिर पार्ट 3, ठीक है, जिसमें वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35। पार्ट 4, जिसमें टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 आते हैं। फिर पार्ट 4 है इन विच वी टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की जाती है, 54 में
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की जाती है। 58 में प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाती है, ठीक है। गवर्नर जो है, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 153। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील, आर्टिकल 76 में इनका जिक्र किया है। एडवोकेट जनरल मतलब कि स्टेट का सबसे बड़ा सरकारी वकील, आर्टिकल 165 में इनका जिक्र करा है। राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये आते हैं, ये किस राइट के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 और वाइस प्रेसिडेंट 64, ठीक है, आर्टिकल 64, ठीक है। CAG, ये जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पोस्ट रिगार्डिंग विद अकाउंट, मतलब देश का जितना भी अकाउंट्स है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत क्रूशियल पोस्ट है। और ये इसमें आते हैं आर्टिकल 148 से लेकर 151। मनीवेल 110, ठीक है, आर्टिकल ऐसे करके, ठीक है, लिफाफे में 110 रुपये दिए, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। और रिट अभी अपन पढ़ेंगे, रिट, ठीक है, रिट सुप्रीम कोर्ट भी देता है, हाई कोर्ट भी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिट, ठीक है। आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट। मगर आगे चल के आपको पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रिट जो है वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। जितने भी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है वो कितने हैं? सारे के सारे यहाँ पर है। पहला स्केड्यूल, इट इज़ रिलेटेड टू नेम ऑफ दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, हमारे स्टेट के नाम और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। सेकंड शेड्यूल में कौन कौन आते हैं? इसमें बात करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड सैलरी, ठीक है। किसकी सैलरी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, CAG की, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी है भाई, राज्यसभा के चेयरमैन को ही कहा जाता है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन की। किसकी ओथ? मतलब जो लेते हैं ना शपथ, यूनियन मिनिस्टर, MP, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, इन सभी की शपथ। फोर्थ शेड्यूल में क्या आते हैं? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, मतलब हर एक स्टेट में राज्यसभा में कितनी सीट एलोकेट करनी है, फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC/ST एरिया, ठीक है, SC/ST एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है वो फिफ्थ शेड्यूल में बात करते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ, मतलब कि देखो जो ट्राइबल एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मातम इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मतलब मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? ठीक है, इन दिस वी टॉक अबाउट शेड्यूल 6। यदि अपन 7th शेड्यूल की बात करेंगे तो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में। मतलब देखो सभी की अपनी अपनी पावर है। यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, उसकी पावर है, स्टेट के पास कुछ की है, और एक और जो कॉन्करेंट, मतलब दोनों के, मतलब ऐसे कुछ पॉइंटर जिनके ऊपर जो डिसीजन है वो दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। उसमें बात करते हैं यूनियन और स्टेट दोनों की, ठीक है। नाउ वी शुड टॉक अबाउट 8th शेड्यूल, 8वां शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या आता है? लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कितनी लैंग्वेज यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई है? 22 लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश यस फॉर्मल लैंग्वेज है, मगर ऑफिशियल एकदम यदि आप उसको बोलोगे नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये 9th शेड्यूल का पार्ट है। 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, और एंटी डिफेक्शन लॉ इज अकॉर्डिंग टू 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं तेज़ी से बता रहा हूँ, मैं बस रिविजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिविजन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यदि पढ़ाने बैठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि ऐसा कानून बनाना, ठीक है, ऐसा कानून बनाना जिससे कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर है वो चुनाव के बाद अपनी पार्टी स्किप करके भाग ना सके किसी दूसरी पार्टी में, ठीक है। 11th शेड्यूल जिसमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की बात होती है, और 12th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात होती है। इसकी कुछ ट्रिक होती है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बच्चों, ठीक है, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट्स में मेरे को बताना, जो भी बताएगा, ठीक है, मैं उसको हार्ट दूंगा, ठीक है। मेरा कटवा कर हार्ट नहीं दूंगा भाई, मतलब वो एक्चुअली में जो वहाँ पर दिल बना रहता है, रिएक्ट कर दूंगा हार्ट। यहाँ पर कुछ लिस्ट आप सभी के सामने है बच्चों, ठीक है, लिस्ट आप सभी को दिख रही है, ठीक है। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, एयरवेज, पोर्ट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, इन सभी के ऊपर यूनियन क्या करती है? बनाती है, डिसीजन लेती है, जिसमें 100 सब्जेक्ट आते हैं। स्टेट में 61 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से मशहूर हैं एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, शराब, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री। कॉन्करेंट मतलब एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है।
42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने पता क्या करा था, इसने 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। 5 मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिन पे पहले सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता था, मगर अब यूनियन भी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वर्ड्स, वेट्स एंड मेजर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ में आया? ये सर क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे, ठीक है। हमारा जो संविधान है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, वो यूनिक है। पता क्यों है? क्योंकि हमने बाकी लोगों की, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी यूनिक और मार्वेलस फीचर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर ली? बोरो कर ली, अडॉप्ट कर ली, ठीक है। तो कुछ बोरोइंग फीचर्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर ठीक है, दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ अडॉप्ट करना इज़ नॉट बैड थिंग, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अडॉप्ट करी हैं। आप देखना, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने सिंगल सिटीजनशिप, और जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, स्पीकर और उसका रोल हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर यहीं से लिया। जो आज हमारे, ठीक है, आप देखोगे ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने ब्रिटिश से लिया। जो रिट हैं, ठीक है, रिट, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम रिट, मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, ठीक है, हमको रिट इशू कर सकता है। तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 32। तो ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। 5 प्रकार की रिट होती हैं, आगे आपको जानने को मिलेगा। यूएस से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल का मतलब पता क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है पावर का डिवाइड होना, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन का मतलब क्या है कि सेंट्रल ने कुछ पावर किसको दे दी? स्टेट को दे दी। फिर कुछ पावर किसको दे दी? हमारे लोकल लेवल म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, और पंचायत को दे दी। इसको फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, डिवीजन ऑफ पावर। इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जहाँ पर भी जुडिशियल वर्ड आए मोस्ट ऑफ द केस में वहाँ पर यूएसए लगा देना, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये चीज़ हमने यूएसए से ली, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, लॉ के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन, ये यूएसए से लिया। आयरलैंड से हमने क्या ली? डीपीएसपी, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना। राज्यसभा में जो अपन लोगों को नॉमिनेट करते हैं ना, जिन मेंबर को 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, ये कहाँ से लिया हमने? ये आयरलैंड से लिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो मेथड है, ठीक है, आर्टिकल 54 में जो बताई है, ठीक है, ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करी है, उसके बाद लाकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। यहीं आप कनाडा में देखोगे, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में कनाडा से लिया, ठीक है। जितनी भी रेसिडुअल पावर हैं वो किसके पास रहेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पास। मतलब रेसिडुअल मतलब बची हुई, जितनी भी बची हुई पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। ये किससे लिया? कनाडा से। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर डिसीजन दोनों बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने फ्रांस से ली है। रिपब्लिक एंड आइडियाज़ लिए, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, अभी इसके बारे में पता चलेगा। रशिया से क्या लिया भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। जो प्लानिंग कमीशन है, 5 ईयर प्लान, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया। जस्टिस का कंसेप्ट हमने रशिया से लिया। यूजुअली एक हमको क्या होता है, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याली पुलाव ये पकता है कि ये जो जस्टिस है, जब इतने सारे वर्ड फ्रांस से लिए तो जस्टिस भी हमने फ्रांस से लिया। नहीं, जस्टिस हमने यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, मगर याद रखना वो जो 12 मेंबर हैं वो कहाँ से लिए हैं? उनका इलेक्शन आयरलैंड से लिया है, ठीक है। जो अमेंडमेंट करने का चेंजेस भाई, अब देखो आगे चल के कुछ नई पीढ़ी आएगी, बहुत सारे इवोल्यूशंस होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो ज़रूरी नहीं है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजेक्ट है। कुछ चेंजेस आगे लिए जा सकते हैं, उनको अमेंडमेंट्स कहा जाता है। इसका जो प्रोसीजर है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल, ठीक है। यहाँ पर मेरी बात सुनिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आप सभी को? मैं चाहता तो ऐसे ऊपर करके स्लाइड स्क्रॉल करके टॉपिक बता देता, मगर मैं तो फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप सभी ने प्रीएम्बल देखा होगा। प्रीएम्बल पता क्या होता है? इंडेक्स, ठीक है, फ्रंट पेज आपकी किताब के ऊपर लिखा रहता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक, ऐसा कर करके पूरी लाइन, ठीक है। मेरे को पहले पूरा याद था आज से मतलब अपने स्कूल के टाइम पर, मगर मेरे को अभी याद नहीं है,
ठीक है, 5-6 साल पहले मेरे को याद था। इट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम ब्रीफ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं, ब्रीफ। ये जो स्टेटमेंट है पता क्या बताती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की फिलॉसफी और उसका पर्पस, ठीक है। और इसमें डेट ऑफ अडॉप्शन है, डेट ऑफ अडॉप्शन है, ठीक है, अडॉप्शन याद रखना, अडॉप्शन है 26 नवंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी नहीं लिखा है, याद रखना, अडॉप्शन है, ठीक है। प्रियम्बल का कंसेप्ट कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था, और यूएसए पहली कंट्री थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल अडॉप्ट करा था। प्रियम्बल की भैया लैंग्वेज कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि मैंने उस समय चीख कर बोला था, किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यार, अब ये तो याद ही होगा, इसको ऐसे याद भी क्या करना, मतलब कि ये बताता है कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए ताकि उनके साथ शोषण ना हो, ठीक है। जितने भी बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ है, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस हैं, अभी रिजर्वेशन दिखता है, इसी को कंसिडर करके दिया जाता है। जो इंडिया की पावर्स और अथॉरिटी के बारे में बात करा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरी जान, कौन सी वाली, कि कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब भाई जो पावर एंड अथॉरिटी है इंडिया की, मतलब भारत की जो पावर और अथॉरिटी है ना, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लोगों से है, समझ में आ रहा है। सरकार के हम नौकर नहीं हैं, सरकार हमारी नौकर है, ठीक है। वो जो पावर हासिल करता है ना, वो हम देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हमको हमारे वोट की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? यस। और बाकी सारी चीज़ें जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सारी की सारी चीज़ें मिले, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था। द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द प्रीएम्बल, उसके तीन उसके कंपोनेंट, ठीक है। एज इंपॉर्टेंट एज योर फेवरेट रैंक कैप्टन, जो कि मेरी है, आपकी अपनी अपनी रैंक होगी, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पहली क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, नेचर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका मतलब आप सभी को थोड़ी देर में पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये भैया याद कर लियो, ठीक है, कि 5 वर्ड ऐसे हैं जो कि बताते हैं नेचर, ठीक है, 5 ऐसे हैं जो कि बताते हैं नेचर, ठीक है, 4 ऐसे हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि बताते हैं ऑब्जेक्टिव। जस्टिस मतलब लोगों को न्याय मिले, लिबर्टी मतलब लोग स्वतंत्र रहें, इक्वलिटी मतलब लोगों में समानता रहे, फ्रेटर्निटी मतलब लोगों में भाईचारा रहे, ठीक है, समझ में आ रहा? बिल्कुल सर। सॉवरेन का मतलब क्या है, अब एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। भाई इंडिया के पास ना खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हम जो हैं खुद की दम पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हम जो हैं हमारी खुद की दम पर खड़े हुए हैं, हमारे पास सोल अथॉरिटी है टू मेक जजमेंट अबाउट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। कोई भी फॉरेन पावर आकर, ठीक है, ये नहीं बोलेगी कि आप ये करो, हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकती है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आजकल हम लोग यूएस के नौकर बनते जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। इंडिया कैन अक्वायर फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, इंडिया को फॉरेन टेरिटरी, यदि मन हुआ कि फॉरेन टेरिटरी हमको पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, ठीक है, और खैर वो है तो हमारा, ठीक है, यदि अपन पीओके भी हमारा है, ठीक है, पीओके का तो क्वेश्चन हमको करना ही चाहिए। यदि हमको पाकिस्तान को एक्वायर करना है, हमको भाई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मन हुआ तो हम कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि सोशलिस्ट की बात करेंगे, सोशलिस्ट ये जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लिया है। अभी आप देखोगे कुछ बढ़िया चीज़ें जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। 3 वर्ड इसमें ऐड करे गए थे, पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, और तीसरा आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब सुनो, सोशलिस्ट टिल नाउ, अभी तक प्रीएम्बल में पहला और आखिरी अमेंडमेंट बस यही करा गया, कौन सा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब ये क्या है कि जितने भी लोग हैं ना कम्युनिटी में, उन सभी का यार इक्वल अधिकार है कई सारे एस्पेक्ट पर, जैसे रिसोर्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड। मतलब बेसिकली हम यहाँ पर रिसोर्स की बात करते हैं। भाई ऐसा हमारे मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि गार्डन में कोई मुस्लिम नहीं जाएगा, हिंदू ही हिंदू बैठेंगे, नहीं है भाई, ठीक है। गार्डन में कोई गरीब नहीं बैठ सकता है, अमीर ही अमीर बैठेंगे, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो सब पे उसका इक्वली अधिकार है, ये सोशलिस्ट है। किसी को बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं है क्रिश्चियन को उतना वो नहीं दिया जाएगा, सभी को इक्वल है, ठीक है। सेक्युलर मतलब कि ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है ये आई थी। मतलब इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, और हम फौजी हैं और हमारा तो कोई भी नहीं है, धर्म होता ही नहीं है हमारा कुछ, ठीक है। हमारे साथ जो खड़ा है वही है, सब कुछ है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर बात की जाती है। देखो कुछ कंट्री एथिस्टिक होती है,
जो कि कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करती, जैसे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। कुछ थियोक्रेटिक होती हैं जो कि अपना खुद का नेशनल रिलीजन बना लेती, जैसे ईरान, इराक, श्रीलंका। इंडिया मतलब जिसमें सारे के सारे रिलीजन एक्सेप्टेड है, सब आओ रहो आराम से, ठीक है। बस ये है कि टेररिज्म मत फैलाओ, ठीक है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारे देश में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, याद रखना। और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है मतलब, ठीक है। हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, कौन चुनता है? हम जिनको चुनते हैं वो जाकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलता हूँ वोट एकदम सही इंसान को करना। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब कि एक कंट्री को रिपब्लिक तब कहा जाएगा जब उसका प्रेसिडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाए उसके लोगों के द्वारा और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है सबको? बिल्कुल सर, क्लियर है। अब आता है वर्ड जस्टिस। ये कहाँ से लिया गया? जस्टिस लिया गया रशियन रेवोल्यूशन 1917 से, ठीक है। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम सभी के पास लिबर्टी है हमारे आप को खुद को फुली डेवलप करने के लिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो करने लगो। लिबर्टी विद लिमिटेशन, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक में खड़े होकर माँ बहन करने लगो, इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके कुछ ऐसे विचार हैं जो कि सोशली सभी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिससे लोगों के मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, प्रॉपरली प्रिंसिपल पर बेस्ड, ऐसे आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। इक्वेलिटी, ठीक है। इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी मतलब कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब पर्याप्त अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सभी के पास विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इतने आर्टिकल्स इसको श्योर करते। फिर आता है फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। इससे पता क्या होता है? एक तो सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ हमारे देश में जो कि डिफाइन करती है फ्रेटर्निटी? एक तो सिंगल सिटीजनशिप है सभी के पास। किसी से पूछेंगे आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो कोई ये नहीं बोलेगा हिंदू हूँ मैं, ये हूँ। सारे के सारे क्या बोलेंगे? वी द हेल इंडियंस, ठीक है। हमसे खतरनाक कोई नहीं है, ठीक है, इंडियंस, है ना, बिल्कुल। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, ठीक है, ये भी बताती भाई फ्रेटर्निटी होती है ना तो हमारी देश की एकता और अखंडता बढ़ती है, ठीक है, और इंडिविजुअल की डिग्निटी बनती है। और इंटीग्रिटी एक तीसरा वर्ड है जो कि 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 3 शब्द ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, जस्टिशिएबल, ठीक है। प्रियम्बल के बेसिस पर ना आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते हो कि प्रियम्बल में तो ये लिखा है भैया, हमको ये सब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको जस्टिस दो। अरे प्रियम्बल तो एक इंट्रोडक्शन है, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। अब बाकी ये तो डेफिनेशन है जो इन्होंने दी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ केस हुए हैं क्या, जैसे बेरूवरी यूनियन केस, इसमें क्या बोला गया? प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368। ऐसा बोला गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 पता क्या है? अमेंडमेंट का है, ठीक है, इट इज़ दी एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट। तो इसमें बोल दिया गया, ये केस के बाद बोल दिया कि भाई आप अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कहा गया। इसका कंक्लूजन ये था कि इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला हुआ, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला, इन दोनों के बीच एक केस हुआ। इसमें यह बोला गया कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368 मगर उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा कहा गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें 13 जजेस की पैनल बैठी हुई थी और 7:6 में इसका फैसला सुनाया गया था, ठीक है। और फिर LIC का एक केस हुआ था जिसमें सेम चीज़ दोहराई गई कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऐसा है यार, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। 26 जनवरी 1950 में एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और कुछ शेड्यूल, ठीक है। करंटली 25 पार्ट, 450 आर्टिकल और कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, और 12 शेड्यूल अभी है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि रिजिड हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश का अनरिटन और फ्लेक्सिबल है, USA का देखोगे रिटन है मगर रिजिडिटी है कि करना तो करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 है हमारे पास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सर। अब 2 प्रकार का होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है,
जो कि हमारे यहाँ पर है। डेमोक्रेसी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी विद मेजर सीट रूल करती है। पीएम होता है सेंटर में, सीएम स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है, आर दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो कौन है? पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आते हैं? रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। और इसका हेड है पीएम। जो लोअर हाउस है सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। लोअर हाउस लोकसभा 5 साल में डिसोल्यूट हो जाता है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। हर सरकार 5 साल में चेंज होती है, और लोअर हाउस मतलब लोकसभा, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो कोलेजियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये अलग किया गया था, ठीक है, ये अलग किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये होता है। बैन ऑन प्रैक्टिसेस आफ्टर रिटायरमेंट, जितने भी जजेस हैं, ठीक है, जितने भी जजेस हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक तो वो पढ़ा हमने, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती, फ्री एंड रेगुलर एक्शन होते हैं। एक फेडरल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है कि डुअल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, पावर डिवाइड होती है, डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 रीड कर लें। और बाई कैमरलिज्म है, ठीक है। बाई कैमरलिज्म अभी आपको दिखाया मैंने लेजिस्लेचर में, ठीक है, दोनों डिवाइडेड है। अब देखो यहाँ पर, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। यूनिटरी फीचर्स क्या हैं जो कि बताते हैं हम सारे यूनाइटेड हैं, कि इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। सिंगल सिटीजनशिप है, सभी के पास यूनिटी बता रही है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, ठीक है। ब्रेन से ये वाला ब्रिटेन से हमने ये वाला कंसेप्ट लिया था, ठीक है। 1 मिनट चार्जर लगाने तो समझ में आ रहा है? नो इक्वेलिटी इन स्टेट रिप्रेजेंटेशन। 3 टायर यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो मेरी बात, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो, ठीक है। ऑल दीज आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक और यहाँ पर PDF है जो कि मैंने यहाँ पर खैर डाली नहीं है, मगर मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। मैं आपको वो जो PDF है ना, मैं आपको भेज दूँगा। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट PDF विथ ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। उसमें 1 से सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, इसमें ऐसा मेरे को लग रहा है एक मिसिंग है। तो यहाँ पर देखिए, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 है, ठीक है, जिसमें बात करते हैं यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। स्टेट और यूटीज फर्स्ट शेड्यूल में बात करी गई है। इंडिया की जो टेरिटरी है वो कैसे मिलकर, मतलब इंडिया का जो हिस्सा है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सर? उसमें आती है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है सर, द यूनियन टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, ठीक है। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट लाइक अमेरिकन। हम किसी एग्रीमेंट से नहीं बने हैं, ठीक है। स्टेट के पास कोई भी राइट टू सेकीड नहीं है फ्रॉम द फेडरेशन, समझ में आ रहा है? हम यूनाइटेड हैं। आर्टिकल 2 में काय के बारे में बात करता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नया स्टेट यदि हमको बनाना है तो उसके बारे में। आर्टिकल 3 में काय के बारे में बात करता है? कोई अल्टरेशन मतलब चेंजेस करना है, एरियाज और बाउंड्री, मतलब स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में कोई भी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी बाउंड्री में कोई चेंजेस लेकर आना है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ सन 2000 में, ठीक है। तो यही है, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, डिस्कशन हो गया। फिर आर्टिकल जो 4 है ये सपोर्ट करता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को। ये बोलता है कि डिक्लेयर्स दैट कि जो लॉ बनाए गए हैं आर्टिकल 2 और 3 में आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि भाई यदि आप किसी स्टेट का नाम चेंज करते हो या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करते हो तो उसको अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अमेंडमेंट, ठीक है। बस उसको क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 50% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग कर दो। 50% मेंबर प्लस मतलब एग्री होना चाहिए, दैट्स इट। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक चीज़ आई थी, ठीक है, कमीशन आई थी जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1953 टू रिकमेंड दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, ठीक है, कि स्टेट की बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना। इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। 3 लोग थे इसमें, KM पणिकर, फजल अली और HN कुंजरू। तो 1955 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी
ठीक है, 1955 में भैया इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं था, जिसके अकॉर्डिंग 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनाई। बट ड्यू टू सम रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता क्या करा, कंट्री को डिवाइड करा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में। मतलब सबसे पहले जो बने थे ना वो 14 स्टेट थे, आज कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, आज कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी, अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्लियर सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। यहाँ पर ऐसा है, गुजरात अलग हुआ बॉम्बे से, दादर एंड नगर हवेली पोर्चुगीज से, हरियाणा पंजाब से, कर्नाटक मिसोर से, अरुणाचल असम से। ये सारी की सारी लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसके अकॉर्डिंग 9th शेड्यूल ऐड करा गया था, जो अभी आपने पढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लिंग्विस्टिक बेसिस। पता है जो बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करा गया ना, वो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के ही बेसिस पर किया गया था, ठीक है। 24th अमेंडमेंट 1971, मतलब पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी हम अमेंडमेंट चेंज कर सकते हैं। जो 42 अमेंडमेंट है, ठीक है, 1976, ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्लियर है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 21, आर्टिकल 21A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल और जस्टिसिएबल, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ ऑब्लिगेशन है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। अब ये होती क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स यार गलती से यहाँ डालना भूल गया, PDF मैं आपको बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जनाब, ठीक है, ये सारी की सारी PDF आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, सारी की सारी एप्लीकेशन, या फिर चलो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। नाउ जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि ऑब्लिगेशन होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो कि ऑब्लिगेशन है, जैसे बोलता है कि भाई एकदम रटना नहीं है, बस ये देखना है कि जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है इसकी हमको रिस्पेक्ट करना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A, ठीक है। जो इंडियन स्ट्रगल्स हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने करे हैं और उनके जो नोबल आइडियाज़ हैं उसको हमको चेरिश करना है, ठीक है, और फॉलो करना है। इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हमारी कंट्री को डिफेंड करना है कोई भी नेशनल सर्विस के टाइम पर, ठीक है। और हमारी जो मतलब हार्मनी को, शांति को प्रमोट करना है और विमेन की डिग्निटी को प्रमोट करना है। इनको रटना नहीं है, बस समझना है। आपसे ये पूछेगा बस, जो हमारा हेरिटेज है, ठीक है, और कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना और वैल्यू करना है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना है। हमारे साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, सेंस ऑफ इंक्वायरी डेवलप करनी है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको सेव करना है, ठीक है। हर स्फीयर में एक इंडिविजुअल को एक्सेल करना है। और अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया। और अब आती है DPSP। DPSP पता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक। DPSP का मतलब पता क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स फोर्सिएबल है ना, दे आर नॉन फोर्सिएबल और दे आर पॉजिटिव इन नेचर। मतलब आप इनको कोर्ट में मतलब दे आर नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट। DPSPs आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द नेशन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, मतलब बेसिकली ये स्टेट के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। और इसमें स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब इंटायर, मतलब नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। DPSP आती पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51 सारे, ठीक है। मतलब स्पेन से ये चीज़ आई थी आयरलैंड में, और आयरलैंड से हमने एक्वायर करी है, ठीक है। आयरलैंड से हमने एक्वायर करी है। BR अम्बेडकर ने, ठीक है, DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर बोला है, ठीक है। क्या बोला है भैया, नोवल फीचर, ठीक है। दे सेड नोवल फीचर टू द DPSP। आर्टिकल 36, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या बोलता है कि द स्टेट हैज़ सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में जो स्टेट का मतलब बताया गया है ये वही है, ठीक है। पार्ट 3 स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती मैंने बताई थी ना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर देखो आर्टिकल 37, इस पार्ट में जितनी भी प्रोविजन है शैल नॉट बी आंसरेबल और इनफोर्सिएबल टू एनी कोर्ट। समझ में आया? जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं मैं वही बोल रहा हूँ, दे आर नॉट फोर्सिएबल, बस ये ऐसा ऑब्लिगेशन की तरह यूज़ करते हैं। आर्टिकल 38, पहली बात तो ये क्या करता है, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करता है,
ठीक है, बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, ठीक है। मतलब जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 39 और इम्पॉर्टेंट है, जो काय के बारे में बात करता है कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, मैन और विमेन को दोनों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा है, ठीक है। जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए यही वाला आर्टिकल 39 जो है यही रिस्पॉन्सिबल है। बट दिस कम्स अंडर DPSP, फोर्सिबल नहीं है ये, ठीक है। आर्टिकल 39 का सब क्लॉज है जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर आता है, क्या, फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। समझ में आ रहा है, मतलब सभी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो अभी हमारे पास विलेज पंचायत है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में कहाँ बात करी गई है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 41, आर्टिकल 40 मतलब अपनी क्षमता अनुसार ही प्रोविज़न बनाए, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, स्टेट ने जो स्टेट की जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही प्रोविज़न बनाए जाने चाहिए, ठीक है। सिक्योरिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में ये बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ स्टार लिखें, मतलब मैटरनिटी लीव, मतलब कि मैटरनिटी रिलीफ का मतलब पता है ना, कि जो पीरियड्स और वो वाला एक आता है प्रेगनेंसी वाला टाइम, उसमें मतलब विमेंस को क्या मिलना चाहिए, छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क को देखते हुए। फिर आता है आर्टिकल 43 जो कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। आर्टिकल 43 में दो चीज़ें हैं, एक सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए क्या बोलता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए भैया, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना। अब आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी को पता ही होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा। फिर हम आगे आर्टिकल 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी को मिलना चाहिए भाई, सभी को अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, जब तक वो 6 साल पूरे ना कर लें, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, 40 में आर्टिकल 40 पंचायत, आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 44 UCC, ठीक है। अब आगे चल के जब आप आर्टिकल 47 पढ़ोगे, मतलब ये क्या बताते हैं कि जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, ठीक है, और ड्रग्स हैं, इनको प्रोहिबिट करना चाहिए और हमको न्यूट्रिशन लेवल को रेस करना चाहिए। मगर देखो, यदि ये ऐसा होता तो शराब बनना बंद हो जाती। वही बोल रहा हूँ, ये फोर्सिबल नहीं है, ठीक है, लिमिट में करने को बोलते हैं। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, मतलब इनको हमको करना चाहिए, ठीक है। जितने भी जो गाय और काब्स को मतलब मारा जाता है, ठीक है, मिल्च करा जाता है, वो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। 48 सब क्लॉज ए क्या बोलता है कि इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट एवरी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि देते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करो, ठीक है, ये आर्टिकल 50 ने दिया हुआ है। आर्टिकल 51 ये फॉरेन पॉलिसी को टच करता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमको मेंटेन करनी चाहिए, जितनी भी हमारे रिलेशन है अदर नेशन के साथ उसको ऑनर करना चाहिए, एंड जितनी भी लॉ एंड ट्रीटी बनाई गई है उसको पालन करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये ख़त्म हो गया, जो भी बचा हुआ है, बचा वाला पार्ट है, बची हुई हमारी क्या, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसकी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है, मतलब या तो PDF दे दूँगा, इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बताना सेशन कैसा लगा, मैं तो बस रिविज़न करवाने आया था, पूरा पढ़ा भी दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।